नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कहावत है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। इंडिया गठबंधन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन एक महीने पहले तक टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा था, वो अब जुड़ता हुआ, संगठित होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं राजनीतिक तौर पर जिनसे ये साफ तौर से नजर आता है। तो अब स्थिति क्या बन गई है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, अखिलेश यादव के साथ बात बन गई, केजरीवाल के साथ बात बन गई, तेजस्वी के साथ पहले से बनी हुई थी बात, ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत हो रही है। क्या संकेत, मतलब जो चीजें बिखराव था वो अब एक टेबल पर आकर बातचीत करने को तैयार हो गए, ऐसी क्या स्थिति बन गई है और ये कैसे संभव हो पाया अचानक? देखिए, चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन का नतीजा सुप्रीम कोर्ट में आया और उस इलेक्शन के नतीजे में एक इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, ये कहते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों नजर आए। यह संदेश जो चंडीगढ़ से निकला कि इंडिया गठबंधन तमाम पेच लगाने के बावजूद विजयी हुई, जीत हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। एक शहर के मेयर का इलेक्शन था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इलेक्शन नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसे लड़ा गया और जिस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस में खामियां सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी और उसके बाद दोबारा से वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसे खारिज किया गया और जिसकी जीत होनी चाहिए थी उसे जीत थमाई गई। और ये सब कुछ इतने प्रचारित तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मीडिया कवर कर रही है, कि उसने ऐसा लगा कि एक इंडिया गठबंधन के भीतर के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे उनकी राजनीति को दोबारा से करीब आने का मौका दिया। और ये संदेश दरअसल सबसे बड़ा ट्रिगर का काम उसने किया। दूसरी वजह रही कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जिस वक्त आए वो, और उत्तर प्रदेश में जिस वक्त आए वो, और जैसे ही उनकी यात्रा ने वो एक गति पकड़ी, लोगों की भीड़ जिस तरह से सामने से उनका स्वागत करने लगी, इन सब चीजों ने भी एक संदेश दिया कि जो जमीन पर उतरा हुआ व्यक्ति है और लोगों के मुद्दे की बात कर रहा है, तो उस पार्टी और उस व्यक्ति को छोड़ करके आगे बढ़ना बहुत सही राजनीतिक कदम नहीं होगा। मामला तो 2-3 सीटों पर ही फंस रहा था। तो आपको याद होगा जून के महीने में पिछले साल जो बैठक हुई थी पटना में, उसमें एक संकल्प बना था कि एक दूसरे को हम लोग नुकसान सह के भी एकोमोडेट करेंगे ताकि मजबूत हो गठबंधन। और शायद यही एक सूत्र इस वक्त काम आया और ये गठबंधन बना। यानी कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि इंडिया भले ही टूट रहा है लेकिन वो जो आइडिया है वो अभी भी जिंदा है, और उस आइडिया ने एक बार फिर से संजीवनी देने का काम किया है पूरे गठबंधन को। और ये जो टर्निंग पॉइंट था ये मेयर इलेक्शन रहा। अब आगे की स्थिति किस तरह से देखते हैं? दूसरी तरफ क्या स्थिति है, यानी कि ये तो इंडिया का खेमा है, एनडीए में क्या स्थिति है? वहां पर जो चीजें हैं वो क्या नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही हैं या फिर वहां कुछ खिटपिट देखने को मिल रही है? क्या है वहां? देखिए, जब सामने का जो सहयोगी होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और पावरफुल होता है, तो अंदर की जो खिटपिट होती है वो बाहर नहीं आती है। लेकिन आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में आपको याद होगा कि जो शपथ लिया गया और उसके बाद जिस तरह से बहुमत साबित किया गया, 28 जनवरी को शपथ ली गई और अब करीब करीब 1 महीना होने को आया, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अमूमन एक मंत्रालय, एक मंत्री या 2 मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन मात्र 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री मिला करके, और वो तमाम 40-45 जो विभाग है उसको अपने हाथ में रखे हुए हैं।
किस तरह का गवर्नेंस हो रहा होगा। हम्म। बिहार जैसे राज्य के साथ जहां गवर्नेंस की इतनी आवश्यकता है, क्या चीज है जो ये होने नहीं दे रही है, विस्तार। हम्म। और जब तक विस्तार नहीं हो जाता है तब तक इस बात की उम्मीद कैसे की जाए कि एनडीए सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। हम्म। पहला काम तो विस्तार है, उसके बाद ही तो सीटों का बंटवारा है। लेकिन बातें बाहर नहीं आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि कुछ बात तो ऐसी है जो नीतीश जी और बीजेपी के बीच बहुत सही नहीं है। और तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। और वो सोच भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पटना के सत्ता गलियारों में हम्म। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई अच्छा। कि नीतीश जी को मिला क्या, हम्म। क्या वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो 2/3 बहुमत वाली सरकार चला रहे थे ना। हम्म। प्रचंड बहुमत की सरकार उनके पास थी, 160 के आसपास उनके पास विधायक थे। हालांकि उनकी अपनी विधायकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, लेकिन उनकी सरकार तो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें 122 के मैजिक फिगर में वो उस दिन 130 लेकर आए थे। स्पीकर का एक घटा दीजिए, और एक जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, और वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं। महेश्वर हजारी तो 5 या 7 के बहुमत से चल रही सरकार वो बहुत स्टेबल सरकार नहीं है, अगर उसमें दोनों पक्ष बहुत खुल करके एक दूसरे का सहयोग न करें तो। पर सहयोग का वो भाव जो पहले दिन दिखा था उसके बाद से अभी तक नहीं दिखा है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि अनुप्रिया पटेल हैं, ओपी राजभर हैं, संजय निषाद हैं। ये लोग छोटे सहयोगी हैं और इन सबों को बहुत उम्मीदें हैं। अनुप्रिया पटेल को लग रहा है कि हो सकता है कि एक आध सीट हमारी बढ़े। राजभर कह रहे हैं कि कैसे हो जाएगा सीटों का बंटवारा जब तक कि प्रदेश में हमें मंत्री बनाने का जो वादा है वो पूरा नहीं होता है। वो तो बेचारे बैठे हुए हैं बड़े इंतजार में, और उनके अंदर की जो बेचैनी है वो झलक भी जाती है कैमरे पर। कि वो हो गए, दारा सिंह हो गए, ये सब इंतजार में बैठे थे, इसीलिए पलटी मार कर आए थे इधर। कुछ हो नहीं पा रहा है। अब ये खिटपिट जो है लेकिन बाहर नहीं आ रही है। ये बात है कि इसको बहुत करीने से संवार करके रखा गया है। उसी प्रकार आप अब महाराष्ट्र चल लीजिए। महाराष्ट्र में जितनी सीटें उद्धव लड़ा करते थे, बीजेपी और शिवसेना गठबंधन जो हुआ करता था, उतनी ही सीटें चाहते हैं कि शिंदे शिवसेना को मिले, क्योंकि अब तो ओरिजिनल शिवसेना उनके पास है। अजीत पवार भी उतनी ही सीटें चाहते हैं लड़ना जितना कि उनके चाचा ओरिजिनल एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा करते थे। तो और कांग्रेस इन सबों से बड़ी पार्टी कहती थी अपने आप को, तो वो क्यों छोड़े। भारतीय जनता पार्टी तो खुद चाहती है कि जितना पांव पसारा जा सके पसार दिया जाए, तो वो क्यों छोड़े। उसने तो 2014 में अकेले चुनाव भी लड़ा था और अच्छी सफलता भी प्राप्त की थी बिना शिवसेना के मदद के। तो जाहिर है कि वो अपनी जमीन क्यों छोड़ने लगे। मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद पार्टी भी दिलवा दी। नहीं, वहां असमंजस की स्थिति है ना कि अगर छोड़ देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि एमवीए जो पहले था जिसमें सरकार चल रही थी जिसके बल पर, उसको देखते हुए तो स्थिति यही लग रही थी कि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में और दूसरी तरफ ये एमवीए, ये पूरा खेल खराब कर देगा 2024 का लोकसभा का। लेकिन किस तरह से नीतीश कुमार जी इधर आए और खेल उधर पलटा, और अब इधर जो सहयोगी आ पाए हैं धीरे धीरे करके, उनको अगर छोड़ देंगे तो भी नुकसान है, और साथ लेकर चल रहे हैं तो किस बिना पर, उनको किस आधार पर ज्यादा सीटें दी जाए, या फिर जो जितनी वो मांग कर रहे हैं वो अपने हैसियत के हिसाब से मांग कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी। गुणा गणित लगा पाना दूर से ही डिफिकल्ट लग रहा है। जितनी सीटें मांग रहे हैं उस हिसाब से 48 में तो पूरा नहीं होगा। फिर दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये तो स्थिति है। तो एनडीए में सब कुछ सेट हो गया है ऐसा नहीं है।
अब देखिए दक्षिण में किसके साथ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तमिलनाडु में जहां से उम्मीद बहुत ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां एआईएडीएमके ने पल्ला झाड़ लिया है। वहां की जो अपनी अंदरूनी राजनीति होती है उसमें बीजेपी के साथ सहयोगी बने रहना वो खतरनाक उसके लिए होता। तो बीजेपी से शिकायत न होते हुए भी उसने अपने आप को पीछे कर दिया है। केरल में अकेले जाना है और कितना प्राप्त किया जाएगा ये देखा जाएगा। तो दक्षिण की स्थिति केवल कर्नाटक को अगर आप छोड़िए तो बाकी हर जगह पे बहुत अच्छी माकूल नहीं नजर आती है। लेकिन सहयोगियों का जहां तक सवाल है, दक्षिण में एक सहयोगी है वो कर्नाटक में, लेकिन उनके साथ भी गठबंधन एचडी देवेगौड़ा जनता दल सेक्युलर, उनके साथ भी फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। तो आप देखिए कि केवल इंडिया गठबंधन में ही ये हड़बड़ी नहीं है कि चीजों को दुरुस्त किया जाए, भीतर खाने हड़बड़ी तो एनडीए में भी है। और एनडीए में तो अभी तक वो इंडिया गठबंधन की चीजें सतहों पर दिखाई पड़ती हैं। लोग एक दूसरे से बोलते रहते हैं, ममता जी नाराज हो जाती हैं, खुल के बोल देती हैं, पर एनडीए में बोलते लोग नहीं है। पर वहां भी चीजें जो है अभी सलटाई नहीं जा सकती, वहां एक ही की चल रही है। ये आरोप जो है विपक्ष लगाता है। तो अभी की स्थिति ये देखी जाए कि फिलहाल के लिए इंडिया एक कदम आगे है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में चीजें सॉल्व हुई हैं उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा अपने आप को झुकाने की और विनम्र होने की, थोड़ा नम होने की कोशिश कर रही है। क्या ये लगता है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, क्योंकि बात हो रही है बंगाल की भी, वहां 2 सीटें देने को तैयार है, तो कह रहे हैं ठीक है वहां भी चल जाएगा काम। क्या देखिए 2 वजह हैं इस तरह के गठबंधन जो अब इंडिया गठबंधन में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि फॉर्मल जो घोषणाएं हैं वो बाकी है, लेकिन जो खबरें आ गई हैं मीडिया में, एक तो देखिए ये वजह है कि अस्तित्व का सवाल। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है अभी इस वक्त, अगर आप पिछले चुनाव को देखें आप पाएंगे कि वो 50% के आसपास वोट लेकर के तैयार है भारतीय जनता पार्टी। तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप गठबंधन न बनाएं। कोई वजह नहीं है कि आप गैर भाजपा वोटों के विखंडन में अपना सहयोग दें। अपनी पूरी ताकत झोंकना पड़ेगा, मजबूरी है। आपको मजबूरी है कि आप साथ आए, ये बहुत आवश्यक है। साथ आने से भी क्या हो जाएगा कुछ, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं कि जो बीजेपी है उसका वोट प्रतिशत बढ़ता रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2014 में जो वोट प्रतिशत था और उसके हिसाब से 73 सीटें आई थी एनडीए को, 2019 आते आते वो सीटें घट गई, क्योंकि 15 सीटें तो अकेले सपा बसपा लेके आ गई थी। तो आंकड़ा भले ही घट गया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था वो भाजपा का बढ़ गया। 7% ज्यादा वोट 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को आए थे। और 7% उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत है। और यानी कि हर उस कंस्टिट्यूएंसी में जहां जीत दर्ज की गई थी वहां जबरदस्त जीत दर्ज की गई थी। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। वोट मिले, तो वोट मिले थे तो सीटें भले घट गई लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो पार्टी की होती है वो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रही। पर दूसरी तरफ ये भी है कि वोट्स का जो एक नेचर जो होता है कंसोलिडेशन का, वो देखता है सामने वाला जो एक कैंडिडेट नहीं है वो छिटकता है। तो अगर सपा भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, जो पिछली बार के हालात थे, तो बेहतर है कि फ्लोटिंग वोट वो बीजेपी की तरफ आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बीएसपी का जो वोट बैंक है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 20% के आसपास दलित आबादी है, उसमें ज्यादातर जो वोट है वो जाटव समुदाय के हैं। जाटव समुदाय जो कि अपना एलिजियंस मायावती जी से रखता है। तो पिछली दफा ये था कि अब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया। नेता तो गठबंधन कर लेते हैं, पर नीचे गठबंधन सामाजिक समीकरणों की वजह से कई दफे नहीं होता है। जैसे जाटव और यादव ये आपस में प्रतिद्वंदी कौमें हैं, लड़ती हैं। तो बहुत जगहों पर ये जो बसपा का वोट बैंक था, खासतौर पर जाटवों का, ये बीजेपी में चला गया गठबंधन के बावजूद।
क्योंकि जहां जहां सपा का कैंडिडेट था वहां बीएसपी वोट्स ने सपा को वोट न देकर वो बीएसपी की तरफ उन्होंने बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। इसका बीजेपी को बहुत लाभ हुआ था, इसका बीजेपी को बहुत लाभ हुआ था। इस बार एक फैक्टर यह है कि जो वोट्स है, कमिटेड वोट बैंक है बहन कुमारी मायावती का, वो उनके साथ रहेगा, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो ये उनका वोट बैंक है जो कि उनके साथ रहेगा, वो उनको नहीं छोड़ेगा। वो अगर गठबंधन कर लेती तो नीचे वाले को अगर पसंद नहीं है वो उम्मीदवार, जैसे उसके क्षेत्र में सपा का उम्मीदवार, तो उसको पसंद नहीं है तो वो बीजेपी को वोट देता है। और ये हकीकत है, ये बड़ा एक शेयर है दलित आबादी में जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद वोट देना शुरू कर दिया है। और शायद ये भी एक वजह है कि बहन कुमारी मायावती इस बार वो किसी से गठबंधन नहीं कर रही है, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक संभालना है 2027 के लिए। ये बहुत जरूरी बात है ये। तो वो एक शेयर है जो इस बार बीजेपी को नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और एसपी सपा, ये दोनों अलग अलग लड़े थे, अब दोनों साथ आएंगे। मान लीजिए 6-7% ही वोट आए थे कांग्रेस को और मात्र 37 सीटों पर लड़ी थी सपा और उसने 19% वोट पाए थे। अब वो 37 से बढ़कर के 60, 61, 62, 63 जितनी भी पे लड़ती है तो उसकी शेयर बढ़ती है और कांग्रेस की वोट बैंक जो है, जहां भी है 6-7% जो भी उसका वोट शेयर है, इतना ही आया था उसको पिछली दफा, वो उसमें जुड़ता है। तो जहां वोट शेयर बीजेपी का अपने दम पे जितना है उसका वो रहेगा, उतना ही उसमें इंक्रीज आएगा सपा में, क्योंकि ऑप्शन के तौर पर एक ही उम्मीदवार दिखेगा विपक्ष में। जो गैर भाजपा वोट है उसको ऑप्शन के तौर पर बीएसपी नहीं दिखेगा, या कोई और लड़ जाता है वो नहीं दिखेगा, उसे लगेगा कि यही एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव जिसको कहा जाता है। तो इसका लाभ होगा, बीजेपी के कुछ वोट शेयर में कमी आएगी, इसलिए वो, क्योंकि कुछ कुछ उसको आउटसाइड वोट्स मिले थे, बीएसपी के वोट्स, फ्लोटिंग वोट्स इस तरह के, तो वो आएगी। और दूसरी तरफ ये, लेकिन क्या ये काफी होगा ये देखना होगा, पर टक्कर हो जाएगा। सपा और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो आपस में कंफर्टेबल रहेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन क्या कहता है? जैसे सपा और बसपा आपस में नहीं कंफर्टेबल थे, वो ऊपर गठबंधन हो गया, नीचे जो वोटर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन जो कांग्रेस का वोटर है वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ कंफर्टेबल है, या फिर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, एमवाई समीकरण उनका कहा जाता है, इस बार तो उन्होंने पीडीए का नारा भी दिया है, वो क्या कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल होगा? क्योंकि जुड़ने के बाद वोटर कंफर्टेबल रहे तभी एकता नजर आती है। बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, कंफर्टेबल है वोटर। देखिए, कंफर्ट या डिस्कंफर्ट आधार वोटों के टकराव और मैत्री पर आधारित होता है। आधार वोट यादव है सपा के, आधार वोट जाटव है बसपा के, इन दोनों का टकराव है उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जाहिर है कि वहां पर ये टकराव है। कांग्रेस का तो कोई आधार वोट ही नहीं है ना, कांग्रेस का तो कोई, सब वैचारिक वोट है, विचारधारा के हिसाब से राजनीति करते हैं, जातीय गोलबंदी में विश्वास नहीं करते हैं। एक टाइम था जब अपर क्लास का माना जाता था कि कांग्रेस, तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुके हैं, जो अगले वोट कहे जाते थे। यानी कि वो क्या कांग्रेस अगर रिवाइव करती है तो शायद वो कुछ वोट जो है अगर इधर आए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इस गठबंधन को होने वाला है। देखिए, कंसोलिडेशन हो सकता है, बहुत वोट छोड़ करके बीजेपी को कांग्रेस की तरफ आएगा, इस बात की गुंजाइश जरा कम मुझे लगती है। अच्छा, पर यह जरूर है कि अच्छा उम्मीदवार और कॉम्बिनेशन कई सीटों पर टक्कर देता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छे सीटें, अच्छे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, और इससे ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे आपको मैं बता देता हूं, रायबरेली की सीट है, मान लीजिए रायबरेली में सपा का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। अमूमन बसपा के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, अगर बसपा कोई उम्मीदवार नहीं देती है या देती भी है और वैसा दे देती है जो असर नहीं करता है बहुत ज्यादा, तो एक सीधी टक्कर होगी वहां पर, और उसमें प्रियंका गांधी के जीतने के फेयर चांस रहेंगे। ये बात मानकर चलिए, उनके लिए स्टार्ट बड़ा अच्छा हो गया, इसीलिए उन्होंने फोन करके और सब कुछ करके प्रयास सेटलमेंट कर दिया, सुनिश्चित कर दिया उसको। तो अब रायबरेली एक कंटेस्ट वाली सीट हो गई, अमेठी एक कंटेस्ट वाली सीट हो गई, बावजूद उसकी कि वहां पर स्मृति ईरानी जीत चुकी हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी वापस आ जाते हैं, 50-55 हजार वोटों का फासला है, और वहां पर लड़ाई अभी भी बहुत जबरदस्त है, कांटे की लड़ाई है, वो किसी भी दिन पलट जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये जो सीटें हैं, जैसे मैनपुरी है,
डिंपल यादव लड़ेंगी, वहां से जीत निश्चित है। ये मानकर चलिए जो बदायूं की सीट है, बदायूं की सीट शिवपाल लड़ रहे हैं, अपने आप में वो एक ऐसी सीट होगी जहां पर जीत निश्चित आएगी ही आएगी। आप आजमगढ़ चलिए, वहां अखिलेश के लड़ने की गुंजाइश बताई जा रही है, वो सीट जीत होगी सपा की। तो इस तरह से करके मैं देख रहा हूं कि एक एक करके काउंटिंग करते करते कुछ सीटें जरूर होंगी जहां पर जबरदस्त टक्कर होगी, या अभी से सपा जीत में, लड़ाई में आगे दिखाई पड़ती है। तो कंटेस्ट हो पाएगा, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनके पास ऑप्शन नहीं इसलिए था क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें आप देखिए जितने भी प्लेयर्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि ये कैसे संभव हो पाया, जितने भी प्लेयर्स हम लोग बात कर रहे हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं आज की तारीख में जांच एजेंसियों के दायरे में है। आप जिसकी भी बात कर लीजिए, अब देखिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेश यादव क्लोजर हो गया है, पर वो कभी भी केसेस खुल जाती है क्लोजर होने के बावजूद। हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर ईडी की जांच, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का सुन ही रहे हैं, नया संबंध सामने है, सातवीं बार उन्हें बुलाया गया है। तेजस्वी यादव तो जॉब, लैंड फॉर जॉब वाले मामले में तो बार बार आ ही रहे हैं और ईडी की पूछताछ चल ही रही है। ममता जी भी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं उन तक पहुंची हुई है। एक मिनट के लिए अगर आप फर्ज करें कि कुछ दोष है और कुछ चुनावी है मामला, कुछ दोष है कुछ चुनावी है मामला, तो ये लड़कर के ही इससे पार पाया जा सकता है। अगर विखंडित होकर के कुछ इस तरह की स्थिति बन गई कि कोई नहीं जीत पाया, तो उस स्थिति में तो सबों को ये मानना पड़ेगा कि अब दोबारा आप उस तरह से रह नहीं पाओगे जिस तरह से आज की तारीख में हो। नहीं, वो जो एक उम्मीद की किरण जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में जगाई, वो भी कि आप चीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, बावजूद इसके आप वो चीटिंग कर पा रहे हैं और सब कुछ बड़े इजीली हुआ जा रहा है, ये देखकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनकी भी एक चीज होती है ना कि आप देखते हैं कि इस तरह से अगर चीटिंग हो रही है तो हमारे इलाके में भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा और ये पता चला कि हाँ ठीक है, इंडिया गठबंधन कम से कम कोई तो देखने वाला है, ऊपर वाला देख तो रहा है, सीजेआई जी ने कहा था, तो ऊपर वाला अगर देख रहा है तो चीजें सही होंगी, यानी कि फेयर होने की उम्मीद है और इसी उम्मीद के सहारे जो है चीजें आगे बढ़ चली। एक तो देखिए ये है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर नहीं खड़े होते हैं पॉलिटिकली तो फिर वो जो मामले करप्शन के हैं उनका सियासी इस्तेमाल भी होगा और फिर आने वाले दिन और बुरे होंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो डर त्यागो और एक साथ होकर के चुनाव लड़ो, नहीं तो फिर जैसे जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाते ये रहते हैं कि हमारे खिलाफ जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल होता है, तो वो राजनीतिक इस्तेमाल होगा। हालांकि हम लोग दर्शकों से ये कह दें कि हम लोग बिल्कुल भी उनको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, किसी को भी, किसी को भी नहीं। प्रश्न तो ये है कि उसको तो तय होना है। हाँ, हम दोष भी किसी का नहीं ठहरा रहे हैं, वो काम एजेंसीज का है, हमारा नहीं है, वो एजेंसी का भी काम नहीं है, वो कोर्ट्स का काम है। हाँ, मतलब कोर्ट में जाएंगे मामले पर। प्रश्न यहाँ पर ये था इनके पास कि क्या करें। देखिए एक लंच हो रहा था पिछले दिनों, कांग्रेस के बड़े नेता हैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर अभिषेक सिंघवी, तो उनके यहाँ बैठे हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष और केजरीवाल, खड़गे जी और केजरीवाल। तो एक वीडियो पोस्ट किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिसमें कहा गया, जिसमें बातचीत के दौर में कह रहे हैं केजरीवाल कि अगर सेक्शन 45 पीएमएलए का हटा दिया जाए तो शाम तक वसुंधरा जी और शिवराज जी भी अलग पार्टी बना लेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि दरअसल ये कानूनी रूप से कुछ इस्तेमाल होता है क्या, राजनीतिक इस्तेमाल होता है क्या, और उस कारण से हम फंसे हुए। तो इन सबों ने, ये जो फंसे हुए लोग हैं, इन सबों ने टक्कर लेने की सोची है। ये दोषी हो भी सकते हैं और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट या बेल डिनाई नहीं करता है, तो लेकिन इन्हें लगता है कि उसका लाभ लेकर के बीजेपी जीत जाए, इससे बेहतर है कि हम उससे भिड़ जाएं, और भिड़ने के लिए साथ आना जरूरी था और ये साथ आ गए। और जनता की अदालत में अब फैसला होगा, देखिए क्या होता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान को लेकर भी खबर है कि जल्द ही
ऐलान भी हो सकता है। 13 मार्च के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इंडिया एक बार फिर से एकजुट हो चला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे क्या स्थिति बनेगी नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो परिस्थितियां बनी है उसमें लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ खड़ा हो चुका है। क्या आगे होगा देखेंगे। अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे से जुड़े, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।